चलो बच्चों, तो सरफेस केमिस्ट्री में टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडसॉर्प्शन। इसके ठीक पीछे का जो लेक्चर था, इन दैट लेक्चर वी स्टडीड द बेसिक्स ऑफ दिस एडसॉर्प्शन। अब थोड़ा सा एडवांस चर्चा करेंगे एडसॉर्प्शन के बारे में एंड लेट्स डू थर्मोडायनेमिक्स। उसमें जो एनर्जीज का आदान प्रदान है एडसॉर्प्शन में, वो कैसा होता है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं बच्चों। तो हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडसॉर्प्शन। हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडसॉर्प्शन। देखो भाई, तो थर्मोडायनेमिक्स में जो पहला पॉइंट अपने को याद रखना है वो ये है कि ये एडसॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। So first thing is that adsorption is a spontaneous process. Spontaneous process. तो अगर कोई प्रोसेस, अब ये बात समझ में भी आनी चाहिए कि स्पॉन्टेनियस ऐसे से अभी तक हम से अगर मान लीजिए क्या है कि कोई एक स्फेरिकल बॉडी, हमने सॉलिड बॉडी ली एंड लेट्स से दिस स्फेरिकल सॉलिड बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विद सम गैस और सम लिक्विड, और जहां भी एडसॉर्प्शन होने का चांस हो, तो बच्चों क्या होगा कि जैसे ही ये बॉडी उस गैस के या लिक्विड के संपर्क में जैसे ही आएगी, वो खुद ब खुद क्या होगा कि इसके सरफेस पर उनका डिपोजिशन हो जाएगा। तो ये जो सॉलिड बॉडी है, इसको तो हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एडसॉर्बेंट। पीछे के लेक्चर में हम लोग समझे थे दैट द बल्क विच प्रोवाइड्स ए सरफेस एडसॉर्बेंट, और ये जो डिपोजिशन होता है जिन मॉलिक्यूल्स का, दे आर द एडसॉर्बेंट, सॉरी दे आर द एडसॉर्बेट। सो दीज टू टर्म्स आर एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट, एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेट। तो जैसे ही एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट संपर्क में आते हैं, फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये क्या होगा, खुद ब खुद डिपोजिशन हो जाएगा। सो दैट मीन्स इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो थर्मोडायनेमिक्स में वी स्टडी दैट फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इट्स चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डेल्टा जी है, दैट मस्ट बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। फॉर एनी स्पॉन्टेनियस चेंज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव। हाँ भाई, ये तो बात पता है हमें, ये तो हम लोग जानते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं। सो व्हाट इज दिस डेल्टा जी इज ऑल अबाउट? डेल्टा जी इज चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। सो देयर मे बी अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन, और वो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अच्छा ठीक है, एडसॉर्प्शन प्रोसेस का डेल्टा जी कैसा होता है? तो यू विल से सर दिस इज डेल्टा जी, सर दिस डेल्टा जी इज नेगेटिव। तो क्यों होता है? बिकॉज एडसॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दैट्स व्हाई इस चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज नेगेटिव। फाइन। दूसरी बात यह है कि ये जो एडसॉर्प्शन है, तो ये तो डेल्टा जी की बात होगी। अब जरा एंट्रोपी चेंज की बात करें तो क्या होगा कि ये जो एडसॉर्बेट है, ये तो चलिए सॉलिड बॉडी है ना, लेट्स से दिस इज सॉलिड। अब ये जो एडसॉर्बेट है, जैसे मान के चलते हैं गैस है, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो गैस के मॉलिक्यूल्स तो बहुत तेजी से मूव करते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चों वो मॉलिक्यूल्स इस सरफेस पर आते हैं, तो दे गेट स्टिक टू द सरफेस। अब सरफेस पर बैठ गए, चिपक गए, हिल नहीं रहे अपनी जगह पे, जहां है वहीं स्थिर हो गए, या हल्का फुल्का वाइब्रेशन हो रहा है, तो उनका जो रैंडमनेस ऑफ मोशन था, नाउ दैट रैंडमनेस ऑफ मोशन इज ऑलमोस्ट ओवर। व्हाई? नाउ दे आर स्टिक टू द सरफेस। तो जो रैंडमनेस है इन एडसॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स का, वो कम हो गया, वो शांत हो गए, वो ठहर गए, वो बैठ गए सरफेस के ऊपर। तो जो एंट्रोपी होता है, दैट गिव्स अस द मेजर ऑफ रैंडमनेस।
तो इस प्रोसेस में जो रेंडमनेस हुआ वो क्या हुआ, नेट डाउन हो गया। रेंडमनेस क्या हो गया, घट गया। तो रेंडमनेस घट गया तो शुरुआती इंट्रोपी ज़्यादा थी। गैस के मॉलिक्यूल्स जो थे, ये जो मॉलिक्यूल अभी बैठे हुए हैं शांति से, ये पहले बहुत तेजी से घूम रहे थे। अब उनका घूमना फिरना बंद हो गया और वो आके यहाँ पर बैठ गए। तो उनकी जो रेंडमनेस थी दैट इज नाउ रिलेटिवली लोअर। तो जो इंट्रोपी चेंज है इट्स एडसॉर्प्शन के प्रोसेस में, दैट इज अ नेगेटिव चेंज। सो दिस इज अगेन अ सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि इन दिस प्रोसेस कॉमा एंट्रोपी डिक्रीजेस। एंट्रोपी क्या होती है, घटती है। तो एंट्रोपी अगर घटती है तो इसका अर्थ हुआ कि जो डेल्टा एस है, मीन्स दिस इज चेंज इन एंट्रोपी, दिस इज अगेन अ नेगेटिव चेंज। तो एंट्रोपी क्यों घटती है इसको भी जैसे हम लोग समझ तो लिए, बट वी शुड मेंशन दिस सो दैट दिस मेक फिक्स्ड विथ आवर नोटबुक। तो जब रिवाइज करेंगे तो दिमाग में रहेगा। दिस डेल्टा एस इज व्हाट, दिस डेल्टा एस इज चेंज इन entropy. This delta S is change in entropy. तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं that why it is a negative change, because randomness of adsorbate molecules is decreasing. That is why this entropy change is negative. तो ये दूसरा पार्ट हो गया कि एंट्रोपी को कम होना है। अब इसके बाद तीसरा है इंथैल्पी चेंज। तो अगर इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में इंथैल्पी चेंज की बात हो तो वो कैसा होगा जरा देखते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, और जो तीसरा पॉइंट है दैट इज चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी मीन्स डेल्टा एच। ये जो एंथैल्पी का चेंज होता है इसे हम लोग, एच चूंकि एंथैल्पी होता है और चेंज इन एंथैल्पी यू मस्ट बी अवेयर, वो होता है डेल्टा एच। अब भाई डेल्टा एस और डेल्टा जी, इसकी जानकारी तो है हमारे पास, एंड वी ऑल नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, तो ये एक रिलेशन होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन एंट्रोपी में। तो अगर इस चेंज को, अगर इस इक्वेशन को देखें तो इसमें हमारा इंटरेस्ट अब डेल्टा एच में है, बिकॉज वी नो डेल्टा जी एंड डेल्टा एस। डेल्टा जी का पता है कि ये नेगेटिव है और डेल्टा एस पता है पॉजिटिव है। तो जो डेल्टा एच लिखा जाएगा बच्चों, दैट इज डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। ओके फाइन। नाउ दिस डेल्टा जी इज नेगेटिव, सॉरी डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव, मैं गलत बोल गया, और डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है। अच्छा, और टी तो टेम्परेचर है तो टी तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि 273 करके करेंगे, केल्विन में है चूंकि दिस इज इन केल्विन, तो ये तो पॉजिटिव ही है। तो ओवरऑल ये जो डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच दो नेगेटिव टर्म्स का समेशन है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर भी तो नेगेटिव ही आना है। अब अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो गया तो the result which is obtained for delta H, it is negative. अब किसी भी केमिकल प्रोसेस का इंथैल्पी चेंज अगर नेगेटिव हो जाता है, then that process is known as exothermic process. तो भाई ये जो चेंज इन एंथैल्पी और नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो एडसॉर्प्शन है वो दरअसल एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा, ये जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो अगर मान लीजिए ये सब नहीं भी पढ़ा जाए, पूछा जाए कि कैन यू एक्सप्लेन इट लॉजिकली जस्ट बाय द गट फीलिंग व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक विदाउट एनी, ये तो खैर एकदम प्रूव ही हो गया, तो मैथमेटिकल प्रूफ हो गया। क्या हम ऐसे ही जो है इसको फिजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या ये एक्सोथर्मिक है? कर सकते हैं बच्चों। कैसे? देखो इसको बच्चों कैसे बिना इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के समझा जा सकता है। देखो समझते हैं कैसे। होता क्या है कि ये जो प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन है, इन दिस प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन व्हाट हैपेंस इज, एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर सेटल हो जाते हैं। तो इन दैट सेटलमेंट क्या होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इन दैट सेटलमेंट देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन। किस किस में बॉन्ड बनता है बच्चों? तो बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एडजॉर्बेंट सरफेस पार्टिकल्स, एडजॉर्बेंट के सरफेस के पार्टिकल्स, और दूसरी पार्टी क्या है इसकी? दूसरी पार्टी है एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स, है ना। ये जो एडजॉर्बेट के पार्टिकल हैं, ये क्या करते हैं, एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। तो बैठने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों पार्टियों में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। किस किस में? एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट, इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, मीन्स ये बात समझ आ गई कि केमिकली इन दिस प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन बॉन्ड फॉर्मेशन इज गेटिंग टेक्स प्लेस, है ना, इज गेटिंग प्लेस। तो बॉन्ड फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं कि दो बातें करते हैं। एक बात करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन की, नए बॉन्ड का बनना, और एक बात करते हैं बॉन्ड क्लीवेज की, बॉन्ड क्लीवेज, पुराने बॉन्ड का टूटना। तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सो दिस बॉन्ड फॉर्मेशन, इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड। In this process, energy is released by those participants which form the bond. They are initial in higher energy state. और जब वो बॉन्ड बना लेते हैं तो उनका एनर्जी स्टेट लो हो जाता है, तो स्टेबिलिटी आ जाती, तभी तो बॉन्ड बनता है। तो बेसिक थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग की। सो एनर्जी इज रिलीज्ड, and if energy is released, this means this bond formation process is exothermic in nature. Fine. Now similarly, the opposite happens in the formation of bond cleavage. जब bonded state में रहते हैं दो participants, so they are in the lower energy state. अब आप क्या कर रहे हैं? बॉन्ड तोड़ना चाह रहे हैं कि नहीं तुम लोग अलग हो, एक साथ ठीक नहीं लग रहा है हमको। उनको भले ही ठीक लग रहा है, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है, तो तुमने क्या किया? वो तो कहेंगे नहीं सर, हमको अलग मत करिए, हम जो है प्रसन्न है, स्टेबल है। तो आप क्या करेंगे? आप एनर्जी देंगे, तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी होगी। सो इन द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड क्लीवेज व्हाट हैपेंस इज दैट एनर्जी इज सप्लाइड। What happens is that energy is supplied, and due to this supply of energy, this process becomes endothermic in nature. तो यहां पर बॉन्ड क्लीवेज का कोई काम नहीं, क्योंकि हमें तो भाई बॉन्ड फॉर्मेशन को पढ़ना है, लेकिन फॉर्मेशन को क्लीवेज के बगैर समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये बात समझ आ गई कि चूंकि यहां पर कोई पुराने बॉन्ड टूट नहीं रहे, केवल नए बॉन्ड का बनना ही बनना है एडसॉर्प्शन के प्रोसेस में, एडजॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट के पार्टिकल्स में, तो इसका सर नेचुरली क्या होना चाहिए? तो नेचुरली एक्सोथर्मिक है ही। एनीवेज, उसको हम लोगों ने एग्जैक्ट फॉर्मूले से भी समझ लिया। तो हमने इस लेक्चर में पढ़ा, क्या क्या पढ़ लिया हमने थर्मोडायनेमिक्स में सीख लिया डेल्टा जी, दिस इज नेगेटिव, डेल्टा एस,
दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, है ना. नेट एंट्रोपी चेंजेस नेगेटिव ड्यू टू लॉस ऑफ रेंडमनेस इन एडजॉर्बेट. और उसके साथ साथ हमने ये सीख लिया कि डेल्टा एच जो है वो भी नेगेटिव है. तीनों नेगेटिव है. कितना आसान है याद रखना. एडसॉर्प्शन के प्रोसेस में ऑल थ्री डेल्टास आर. चलो बच्चों, तो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडसॉर्प्शन में एक और छोटा सा आर्टिकल बाकी है. देन आफ्टर दिस लेक्चर विल गेट कंक्लूडेड. सो दैट इज एडसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम. एडसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम समझे बच्चों ये क्या होता है एडसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम. लेट अस सी. एडसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम से पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि अभी जो हम लोगों ने तीन डेल्टा देखे, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस, सबके सब नेगेटिव. तो ये जो डेल्टा जी रहता है दैट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अब क्या होता है बच्चों कि ये जो डेल्टा जी है दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू, और ये जो डेल्टा एच है वो भी नेगेटिव है, और जो डेल्टा एस है वो भी नेगेटिव है. तो टी डेल्टा एस भी नेगेटिव हो जाता है. अब चूंकि डेल्टा जी नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, तो एक बात और भी समझी जा सकती है. इस डेल्टा एच को यहीं रहने दीजिए और टी डेल्टा एस को सामने अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो ऐसा नजर आएगा दैट डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस. लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों ही नेगेटिव हैं. अब अगर एक नेगेटिव नंबर दूसरे नेगेटिव नंबर से छोटा है, जैसे बात करते हैं इसे -4 और -2 की, सो आउट ऑफ दीज टू -4 इज स्मॉलर देन -2. तो अगर -4 छोटा है तो उसका मतलब ये निकलता है कि जो नेगेटिव छोटा है उसका मैग्नीट्यूड दरअसल बड़ा है. तो यहां भी ये समझ सकते हैं कि डेल्टा एच जो है उसका मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से निश्चित तौर पर ज्यादा है. और डेल्टा एच क्या है बच्चों? दिस इज द हीट रिलीज्ड और एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन. तो होता क्या है कि हमने देखा कि भाई एडसॉर्प्शन जब होता है तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. और वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो फिजिकल भी होता है बच्चों, केमिकल भी होता है. आगे हम लोग जब बात करेंगे तो फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन दो अलग अलग टाइप के एडसॉर्प्शन देखेंगे. तो एडसॉर्प्शन में अभी हमने देखा कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है किस किस के बीच में? बिटवीन एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स और एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स. एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स, तो इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन दो तरह का हो सकता है. सो उसमें एक हो सकता है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन. वन इज केमिकल बॉन्ड्स फॉर्मेशन, और एक दूसरा टाइप भी होता है बच्चों दैट इज फिजिकल बॉन्ड फॉर्मेशन. फिजिकल बॉन्ड फॉर्मेशन. अब ये फिजिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होते हैं, इनका क्या लॉजिक है, वी विल सी लेटर इन लेटर लेक्चर्स. आगे के लेक्चर्स में देखेंगे. तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, कैसा भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो बच्चों, एनर्जी तो रिलीज ही होना है, इसलिए तो डेल्टा एच नेगेटिव लिखा जाता है. लेकिन होता क्या है कि जब ये एडसॉर्प्शन का प्रोसेस जस्ट स्टार्ट होता है तो बॉन्ड्स थोड़े से तेजी से फॉर्म होते हैं. फिर धीमे धीमे वो जो एडजॉर्बेंट है उसका सरफेस जैसे जैसे कवर होता जाता है, वो जो एडजॉर्बेंट है उसका सरफेस जैसे जैसे कवर होता जाता है, तो फिर ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता. ओके, तो as the process of adsorption starts, जैसे ये कार्यक्रम स्टार्ट होता है तब क्या होता है बच्चों कि
जो एनर्जी रिलीज होता है उसका अमाउंट अच्छा खासा होता है, मीन्स इनफ एनर्जी इज रिलीज्ड, या यूं कहें कि ये जो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड है दैट इज हायर। अच्छा, जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ती है तो वो जो सरफेस होता है एड्सॉर्बेंट का, वो सरफेस धीमे धीमे ऑक्यूपाई होते चला जाता है। वो सरफेस क्या होता है, धीमे धीमे ऑक्यूपाई होता चला जाता है। उस सरफेस को धीमे धीमे क्या होते हैं, ये जो एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स हैं ये कवर कर लेते हैं। तो सरफेस में कम जगह बचती है, तो फर्दर और ज़्यादा लोगों के आने के लिए स्पेस कम रह जाता है। तो फिर धीमे धीमे क्या होता है, ये एड्सॉर्प्शन स्लो हो जाता है। धीमे धीमे एड्सॉर्प्शन स्लो हो जाता है। और इसके बारे में ज़्यादा हम लोग चर्चा करेंगे जब वी विल सी फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन सेपरेटली। एनीवेज, ये तो बात समझ आ ही रही है कि जैसे जैसे ये सरफेस कवर हो जाएगा तो फिर एड्सॉर्प्शन की रेट जो है कम हो जाएगी। तो जब एड्सॉर्प्शन की रेट कम हो गई मतलब फिर वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो भी स्लो हो जाएगा। बॉन्ड फॉर्मेशन स्लो हो गया तो फिर ये जो एनर्जी रिलीज्ड है, जो शुरुआत में अच्छी खासी एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी धीमे धीमे कम रिलीज होने लगेगी। तो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड भी कम होने लगेगा, है ना। तो एज द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन स्टार्ट, तब तो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड हायर रहता है, बट ग्रेजुअली क्या होता है, ग्रेजुअली what happens, gradually as adsorption proceeds, comma, ये जो डेल्टा एच है इसका जो मैग्नीट्यूड है मॉड डेल्टा एच बिकम्स लोअर, धीमे धीमे ये कम हो जाता है। अच्छा, और एक समय ऐसा आता है एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स, ये जो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड रहता है दिस बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एच। अच्छा, चूंकि ये दोनों ही नेगेटिव है और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो गया तो इसका मतलब है वो दोनों भी सेम हो गए, डेल्टा एच जो है वो टी डेल्टा एच के इक्वल हो जाता है। अब ये जब डेल्टा एच टी डेल्टा एच के इक्वल हो गया तो इसी का मतलब हुआ दैट डेल्टा जी इज जीरो, क्योंकि डेल्टा जी क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। इफ बोथ क्वांटिटीज आर सेम मीन्स दिस डेल्टा जी और यू कैन से चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी बिकम्स जीरो। अब ये जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जीरो हो गया तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी रिएक्शन का, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, नॉट जस्ट केमिकल, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है और उस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का अगर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जीरो हो जाए तो ये मतलब है कि वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ने एक इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। तो यही स्टेट व्हेन दिस डेल्टा एच बिकम्स टी डेल्टा एच और यू कैन से दैट डेल्टा जी बिकम्स जीरो, this is the state of equilibrium. So this is the state of equilibrium. This is the state of equilibrium. जब हम लोग equilibrium पढ़ते हैं तो ये सब डिटेल में समझते हैं कि डेल्टा जी के जीरो होने का क्या मतलब है। और ये जो इक्विलिब्रियम है यही इक्विलिब्रियम है एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। बात समझ आई बच्चों, यही जो इक्विलिब्रियम है दैट इज एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। तो अब थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन इज परफेक्टली ओवर। हमने ये भी समझ लिया कि एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम क्या होता है। सो विद दिस लेक्चर इज डन, दिस लेक्चर इज ओवर। थैंक यू बच्चों, फिर आगे की बातें आगे के लेक्चर्स में की जाएंगी। धन्यवाद।